हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, तो उन सब की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन भी आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रीय एकता परिषद सब राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह केवल 2 को छोड़कर संसद की समस्त राजनीतिक पार्टियों और दलों का प्रतिनिधित्व करती है, और मुझे आशा है कि ये 2 पार्टियां भी देश के समक्ष उपस्थित एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या को मिलजुल कर सुलझाने के महान प्रयास में हिस्सा लेंगी। इसमें मजदूर संघों, वाणिज्य और उद्योग, शिक्षा शास्त्रियों और उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जो राष्ट्रीय एकता के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। जब सन 1962 में पहली राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ था, तब कुछ निर्णय लिए गए थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सीमाओं पर चीन के हमले के फलस्वरूप महान राष्ट्रीय एकता उत्पन्न होने के कारण हम लोग इसके प्रति कुछ उदासीन हो गए थे और उस समय परिषद को भंग कर दिया गया था। यह पुनर्गठित परिषद सार्थक तरीके से कार्य करेगी और एक स्थायी संगठन बन जाएगी। आप सब लोगों ने यह ध्यान किया होगा कि इस सम्मेलन के बारे में कुछ लोगों ने कुछ बातें कही हैं और परिषद के पुनर्गठन के बारे में कुछ शंकाएं प्रकट की गई हैं, लेकिन देश के बड़े हिस्से ने इस कार्यवाही का स्वागत किया है, विशेषकर उन लोगों ने जो देश के भविष्य के विकास के बारे में गहराई से सोचते हैं। मैं आप सब को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि यह बैठक बुलाने का हमारा दलगत उद्देश्य नहीं है। हमें आशा है कि हम पूरे विचार के दौरान ऊंचा स्तर कायम रखेंगे और हम अपने विचाराधीन विषय से नहीं हटेंगे अथवा केवल किसी तर्क में विजयी होने भर के लिए कोई बात नहीं कहेंगे। आज हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वह सांप्रदायिकता का है। स्वतंत्रता के बाद और उस समय जब हम यह सोच रहे थे कि इस समस्या का प्रायः हल निकल आया है, देश के विभिन्न भागों में एक बार फिर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। दूसरा खतरा प्रांतीयता अथवा क्षेत्रीयता का है। मैं समझती हूँ कि सांप्रदायिकता से जो बात भड़कती है वे ही इसके लिए भी जिम्मेदार है। तथ्य यह है कि एक ऐसी ही भावनाओं का विस्तार मात्र है। राष्ट्रीय एकता को जो एक और खतरा है और जो संभवतः अन्य खतरों को जन्म देने वाले कारणों में से एक है, यह देश में आज भी मौजूद
असमानता है। कानून के अंतर्गत और सिद्धांत रूप में पुराने भेद भावों को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जिस तेजी से पिछड़े हुए वर्गों और जातियों तथा अल्पसंख्यक लोगों तथा ऐसे ही अन्य वर्गों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से इन वर्गों के लोगों के आगे बढ़ने के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। एक अन्य तथ्य जो हमें एकता के सूत्र में बांध सकता है अथवा अलगाव का कारण बन सकता है, वह भाषा है। इस परिषद का उद्देश्य देश की एकता बढ़ाना तथा एक ऐसा मंच प्रस्तुत करना है जो देश के विभिन्न भागों में एकता बढ़ाने के लिए की गई कार्यवाहियों का मार्गदर्शन करेगा और उनसे संपर्क रखेगा। महोदय, जैसा कि उप प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह बैठक एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या का हल निकालने के लिए मिलकर काम करने का एक उपयोगी अभ्यास कर रही है। मैं सब सदस्यों को यहाँ आने का कष्ट उठाने और इस सुंदर नगर के आकर्षण के रहते हुए बहुत रात गए तक बंद कमरे में बैठकर विचार करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं उनके सहयोग और सहायतापूर्ण दृष्टिकोण की प्रशंसा करती हूँ। हम यह जानते हैं कि यहाँ विभिन्न विचार रखने वाले लोग मौजूद हैं और कोई सामान्य दृष्टि अपनाना सरल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम यह कर सके, यह बड़ी उत्साहवर्धक बात है। हमारे श्रम के परिणाम लक्ष्यों की घोषणा में दिए गए हैं। मुझे आशा है कि गरिमा, ईमानदारी, सहिष्णुता और विवेक रखने वाले हमारे समाज के लोग इस घोषणा से प्रेरणा प्राप्त करेंगे और इस बात पर कार्यान्वयन करेंगे। 3 उप समितियों ने जो सिफारिशें की हैं और जिन्हें एकमत से स्वीकार किया गया है, काम का आधार बनेंगी, लेकिन ढील की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं समझती हूँ कि हम सब यह अनुभव करते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और हमने जिस यात्रा का समारंभ किया है वह कितनी लंबी और कठिन है। आज की दुनिया में कोई भी देश जहाँ का तहाँ स्थिर नहीं रह सकता और ना दूसरों की प्रगति की उपेक्षा कर सकता है। आधुनिक इतिहास राजवंशों का इतिहास नहीं है, बल्कि उन्नति का इतिहास है। भारत को अपनी सभ्यता के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए, पर इसके साथ ही हमें अपनी सभ्यता के आधुनिक संदर्भ में व्याख्या करनी चाहिए, ताकि इसका अर्थ आज के सामान्य स्त्री पुरुषों की समझ में आ सके। हमें इतिहास के इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एकता परिषद की इस बैठक का मूल्यांकन करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि केवल दोष ढूंढने वाले और अविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण रखने वाले अनेक लोग गलत सिद्ध हुए। हमारे विचार में एक निष्ठा थी जो यह गारंटी प्रस्तुत करती है कि पहले की तरह हम विवेक और आपसी बातचीत के द्वारा मिलजुल कर अपनी समस्याओं का हल ढूंढेंगे। सार्वजनिक नैतिकता और भद्रता को उच्च महत्व देने से राजनीति गरिमापूर्ण बन जाती है, लेकिन जब इसकी बुनियाद घृणा अथवा शत्रुता पर खड़ी रहती है, तब यह
पतन का कारण बनती है। जो तनाव और संघर्ष आर्थिक असमानता के कारण हैं, उनका हल निकालने में लंबा समय लगेगा। यदि हम सही दिशा में आगे बढ़ें और देशवासियों के सामने सही तथ्य रखें, तो मुझे संदेह नहीं कि ये स्थिति को समझेंगे और सहयोग देंगे। यह बात अच्छी तरह से समझ में आती है कि राज्यों के राजनीतिक नेता और विभिन्न राजनीतिक दल लोगों की आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं का ध्यान रखें। आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की मांग करते समय हम यह ध्यान रखें कि ये मांगें तभी पूरी हो सकती हैं जब पूरे देश की संपदा बढ़े। कभी कभी किसी क्षेत्र अथवा राज्य के लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरे देश की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।